हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। तो आज की इस क्लास में हम लोग 2014 के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 टू 37, ठीक है। तो एक कंबाइन रूप से यहाँ पे 34 टू 37 एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें रियल क्लासरूम की सिचुएशंस है ना। तो सुहेल और गरिमा कक्षा 8 को हिंदी पढ़ाते हैं, है ना। सामान्य तौर पर सुहेल की कक्षा में बच्चे स्वतंत्रता से अपनी मर्जी से इधर उधर बैठे हुए दिखाई देते हैं। कुछ बच्चे समूह में बैठे किताबें पढ़ रहे हैं और किसी कहानी पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ अकेले अकेले बैठे चुपचाप पढ़ रहे हैं। कुछ सुहेल के इर्द गिर्द इकट्ठे हुए दिखाई दे रहे हैं जो उन्हें कोई कहानी सुना रहा है। केवल कक्षा के अंत में ही सुहेल बच्चों को अपनी अपनी जगह पर बैठने और उन्होंने जो किया है उस पर चर्चा करने के लिए कहता है, ठीक है। तो सुहेल को आप अपनी जगह पर रखकर देखिए और रियल क्लासरूम को मतलब इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। दूसरा सिचुएशन, गरिमा की कक्षा में बच्चे हर समय अपने डेस्क पर बैठे मिलेंगे। किताबें डेस्क पर सुव्यवस्थित रूप से रखी होती हैं और बच्चे हाथ में पेंसिल लिए हुए चुपचाप पढ़ रहे होते हैं। गरिमा स्वस्वर कहानी को पढ़ती हैं, कठिन शब्दों के अर्थ बताती हैं जिन्हें बच्चे अपनी किताब में लिखते हैं। पाठ को समझाने के बाद वह पाठांत प्रश्नों के उत्तर लिखवाती हैं। सभी छात्र उसके निर्देशों का पालन करते हैं, ठीक है। तो ये पैराग्राफ में हमने दो सिचुएशंस को देखा, रियल क्लासरूम, ठीक है। अब इनमें जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हमें देना है, ठीक है। पहला जो 34 क्वेश्चन है वो बोल रहा है, स्टूडेंट्स इन साहिल्स क्लास आर लाइकली टू लर्न मोर एज ही गिव्स देम स्पेस एंड फ्रीडम। ज़्यादा सीखते होंगे क्योंकि वह उन्हें अवसर व स्वतंत्रता देता है। दूसरा, फेल हो जाएंगे क्योंकि वह पूरा समय मज़ा करने में बिताते हैं। थर्ड, पास हो जाएंगे अगर वे घर पर ट्यूशन लेंगे। फोर्थ, पास हो जाएंगे। तो सुहेल की क्लासरूम में आपने देखा उसने सारे बच्चों को एक इंडिपेंडेंस दे के रखा हुआ है कि बच्चे की जो लर्निंग स्टाइल है उसके हिसाब से वो सीखें, ठीक है। एक्टिवली पार्टिसिपेशन हो। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आप देखिए, ज़्यादा सीखते होंगे क्योंकि वह उन्हें अवसर व स्वतंत्रता देता है, ठीक है। अब 35 क्वेश्चन, पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन इन सुहेल्स क्लास। सुहेल की कक्षा के छात्रों के अभिभावकों को फर्स्ट ऑप्शन, अपने बच्चों की शिक्षा की चिंता नहीं है। दूसरा, सुहेल की शिकायत करनी चाहिए। थर्ड, अपने बच्चों के लिए ट्यूशन की व्यवस्था करनी चाहिए। फोर्थ, शिक्षक में विश्वास है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला जो ऑप्शन है मोर एप्रोप्रिएट आंसर है। अभिभावकों को टीचर पे भरोसा है, ठीक है, विश्वास है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, स्कूल का प्रधानाध्यापक, इसी पैराग्राफ का क्वेश्चन है ये, ठीक है। स्कूल का प्रधानाध्यापक जो है प्रिंसिपल, द स्कूल प्रिंसिपल इज कीपिंग अ चेक ऑन द टीचर्स। सेकंड, फोकस्ड ओनली ऑन द रिजल्ट ऑफ द स्कूल। थर्ड, लिबरल एंड प्रोग्रेसिव। फोर्थ, स्ट्रिक्ट विद द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। शिक्षकों पर नज़र रखता है प्रिंसिपल जो है। दूसरा, स्कूल के परिणाम के प्रति केंद्रित है। थर्ड, उदार एवं प्रगतिशील है। फोर्थ, छात्रों के प्रति कठोर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन है, उदार एवं प्रगतिशील, उदार इसलिए कि उसने टीचर्स को इंडिपेंडेंस देके रखा हुआ है कि आपकी जैसी स्ट्रेटजी है पढ़ाने की आप पढ़ाइए, ठीक है। और प्रगतिशील है क्योंकि वो एक अपने दिमाग में एक एंगल ये भी रखते हैं कि जो रिजल्ट हो वो प्रोग्रेसिव हो, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन will be right answer. Now question number 37, which is last question related to this paragraph. Okay. स्कूल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि छात्र अनुशासित रहें, जैसे कि गरिमा की कक्षा में। दूसरा, सभी छात्रों के लिए सीखना आनंददायी हो।
तीसरा, बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। फोर्थ, शिक्षक के कक्षागत व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कठोर नीति अपनाई जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड वाला जो ऑप्शन है, सभी छात्रों के लिए सीखना आनंददायी हो। ठीक है, उनको हेजिटेशन और इरिटेशन फील ना हो। ठीक है, ऐसी कंप्लीटली इंडिपेंडेंस हो जिसमें बच्चे सीखें भी। अब पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस अगर दे दें थर्ड ऑप्शन में जो बोल रहा है, तो वो तो कंप्लीटली रॉन्ग है। सो ऑप्शन सेकंड विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, भारत में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान RI की स्थापना की प्राथमिकता तैयार करना है। तो आप सभी लोग RI एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मन में एक सपना पाला हुआ है कि RI एग्ज़ाम को हमें क्रैक करना है और एक अच्छा टीचर बनना है। तो आपने अगर मन में सोचा है कि मुझे टीचर बनना है, तो आप दुनिया के नोबलिस्ट प्रोफेशन को चुन रहे हैं। तो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेशन आप बोलिए और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाइए। ठीक है, तो RI का काम ये है, वहाँ पे B.Ed, M.Ed, BSc B.Ed, BA B.Ed, M.Ed और MSc Ed, B.Ed, M.Ed इंटीग्रेटेड कोर्स है। वो सारे जो कोर्स हैं वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों को तैयार करने के लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 1964 टू 66 ने यह मुद्दा उभारा है कि कक्षा में शिक्षण की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। शिक्षक डेस्क अनुपात का, दूसरा लड़का लड़की अनुपात का, थर्ड विद्यार्थी कंप्यूटर अनुपात का, फोर्थ विद्यार्थी शिक्षक अनुपात का। ठीक है, तो ये जो कमेटी थी, कोठारी कमीशन के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसने बताया था और इस मुद्दे को उभारा था कि विद्यार्थी और शिक्षक के अनुपात, टीचर रेशियो जो है ना, उसको उसने इस मुद्दे को उभारा था। तो हियर ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, एज अ टीचर यू नोटिस दैट अ स्टूडेंट इन क्लास टर्न्स one ear towards the person speaking, misunderstands conversations, asks people to repeat what they are saying. The child is showing signs of a problem in her. एक शिक्षक के तौर पर आप यह देखते हैं कि कक्षा का एक विद्यार्थी बोलने वाले व्यक्तियों की ओर अपना एक ही कान मोड़ता है। वह अक्सर बातचीत को ठीक से समझ नहीं पाता और लोगों ने जो कहा उसे दोहराने को कहता है। इस बच्चे को किस तरह की समस्या हो सकती है? तो ऑप्शन को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। विजन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्पीच उसको वर्बल में कुछ प्रॉब्लम हो, हियरिंग में प्रॉब्लम हो, लर्निंग में प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो दृष्टि की प्रॉब्लम तो है नहीं क्योंकि कान का यूज़ किया हुआ है वहाँ पे। बोलने की भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो बोल रहा है कि रिपीट करो। थर्ड सुनने की, फोर्थ सीखने की। ठीक है, तो उसे सुनने की प्रॉब्लम है इसलिए वो एक कान को ही मोड़ता है और नहीं सुन पाता, इसलिए वो सॉरी दोबारा दोहराने को कहता है। तो हियर वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है या कर रही है, ठीक है, वो सुनने की प्रॉब्लम को फेस कर रही है। सो हियर ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, भारत सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई नीति का शब्द संक्षेप एब्रिविएशन है NPE 1986, NCF 2005, NCFTE 2009, RT 2009। ओके, तो NPE 1986 जो है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ठीक है, सेकंड NCF नेशनल करिकुलम फॉर ऑफ फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। और थर्ड ऑप्शन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। फोर्थ RTE 2009, राइट टू एजुकेशन 2009। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिसी की बात कर रहा है, एजुकेशनल पॉलिसी की, तो यहाँ पे NPE 1986 विल बी राइट आंसर। ओके, सो नाउ ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, द एब्रिविएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया इज। भारत में स्कूली शिक्षा के सभी आयामों पर काम करने वाली संस्था का शब्द संक्षेप एब्रिविएशन है।
है ना। तो ये इसका आंसर शायद सब लोग जानते होंगे, NCERT, जो कि सभी आयामों पे काम करती है स्कूली शिक्षा के, ठीक है, NCERT। नाउ ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने वाले अधिनियम को सामान्यतः कहा जाता है। तो इसको हमने RT एक्ट 2009 में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए, ठीक है। उसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है और कहीं ना कहीं आप सभी लोग मुझसे मन से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छा आप लोगों को दूँ, ठीक है। तो उसे नहीं देखा आप देखिए। RT एक्ट 2009 में ये बात कही गई है कि बच्चों के लिए, जो बच्चे 6 to 14 ईयर्स के हैं, है ना, उनके लिए जो एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट हो, पहला, और दूसरा 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 44, समावेशी शिक्षा इनको शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट, केवल दृष्टिबाधित बच्चों को, शारीरिक रूप से निःशक्त को, सिर्फ प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को, फोर्थ सभी सीखने वालों को, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना, सभी सीखने वालों को शिक्षा प्रदान करने के लिए है ना। नाउ ऑप्शन फोर्थ विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, गांव के एक समूह में 15 स्कूल जाने वाले बच्चे ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते। सप्ताह में 3 बार वे कस्बे तक वाक चिकित्सा की कक्षाओं के लिए जाते हैं और इस कारण नियमित कक्षाओं में नहीं जा पाते। यदि ऐसे किसी स्कूल के शिक्षक आप हों तो निम्न में से क्या करेंगे? फर्स्ट, उनके अभिभावकों को उन्हें विशिष्ट विद्यालय में भर्ती करने के लिए कहेंगे। दूसरा, किसी वाक चिकित्सक को स्कूल में नियमित आने को आग्रह करेंगे। तीसरा, बच्चों को वाक चिकित्सक की कक्षाओं में ना जाने के लिए कहेंगे। चौथा, प्रधानाध्यापक से आग्रह करते कि वे ऐसे बच्चों को स्कूल में भर्ती ना करें, ठीक है। क्लास में अगर 15 बच्चे जा रहे हैं वाक चिकित्सक के पास, ठीक है, रेगुलरली, और वो कंटिन्यूसली अपनी क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं और ये नेसेसरी है ना। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन को आप देखिए, तो अब बच्चों को पढ़ाना भी है ना, उनको मना भी नहीं कर सकते वहाँ जाने के लिए। तो सेकंड ऑप्शन देखिए मोर एप्रोप्रिएट होगा, किसी वाक चिकित्सक को स्कूल में नियमित आने को आग्रह करेंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस हम सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगर ऐसा बोलता कि आप टीचर हैं और आप ही उसको सीखेंगे और बच्चों को वो जो थेरेपी है वो देंगे, ठीक है, तो वो ज़्यादा एप्रोप्रिएट होता अकॉर्डिंग टू इंक्लूसिव एजुकेशन। बट यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, Bhavna is in class 3rd and is good at mathematics. She completes any maths classwork before the others in class. A maths teacher could nurture her by asking her to. भावना कक्षा 3rd में पढ़ती है और गणित में अच्छी है। गणित कक्षा कार्य को वह दूसरों से पहले पूरा कर लेती है। गणित का शिक्षक उसे आगे बढ़ने के लिए क्या करने को कह सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट, पहले की इकाइयों को दोहराए। दूसरा, एक ही तरह के बहुत से सवाल करें। थर्ड, पैटर्न बनाएं। चौथा, जिन साथियों ने काम पूरा नहीं किया है उसकी मदद करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शंस को देखिए, तो आप चौथे ऑप्शन में पाएंगे जिन साथियों ने काम पूरा नहीं किया है उसकी मदद करें, ठीक है। तो यहाँ पे मोर एप्रोप्रिएट ये इसलिए है क्योंकि भावना जो पहले कर लेती है, अगर वो बच्चों की हेल्प करेगी उस छोटी सी क्लास में, अगर उसके अंदर हेल्पिंग एटीट्यूड आ जाएगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर सोशलिज्म जो एक एस्पेक्ट होता है वो डेवलप होने लगेगा कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये कोलैबोरेटिव लर्निंग को भी दिखाता है,
ठीक है, कि अलग अलग बच्चों की लर्निंग स्टाइल और अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं सब्जेक्ट को लेकर के। कुछ बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं या किसी और सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं, तो वो एक दूसरे की हेल्प करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। कहते हैं ना, शिक्षा आप जितनी बांटेंगे वो उतनी बढ़ेगी, इसीलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, सुनीता कक्षा 9th में पढ़ने वाली दृष्टिबाधित बच्ची है। शिक्षक व कक्षा के साथी अधिगम सामग्री व उभरी सतह वाले एम्बोस्ड सामग्री के माध्यम से मदद करते हैं। रजिया सुनीता के स्कूल में नियमित रूप से उसे व उसके शिक्षक को ब्रेल सिखाने के लिए आती है। इस जानकारी के आधार पर आप कह सकते हैं कि सुनीता एक विशेष स्कूल में है, दूसरा एकीकृत स्कूल में है, थर्ड समावेशी स्कूल में है, फोर्थ पृथक रखने वाले स्कूल में है, ठीक है। सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन ऑन वन इंडिविजुअल वीडियो, ओके। अगर आपने नहीं देखा उसको देखिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये जो ऑप्शन है थर्ड विल बी राइट आंसर, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 48, यदि हम यह माने कि बच्चों में ज्ञान निर्माण व अर्थ निर्माण की क्षमता होती है तो शिक्षक की अपेक्षित भूमिका है फर्स्ट सुविधा प्रदाता की, दूसरा विशेषज्ञ की, थर्ड संप्रेषक की, फोर्थ परीक्षक की, ठीक है। तो आप देखिए, बच्चों में ज्ञान निर्माण व उसके अर्थ को समझने के लिए क्षमता होती है, ऐसा माना जा रहा है। तो एक शिक्षक की अपेक्षित भूमिका क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब बच्चों ने ज्ञान निर्माण तो कर लिया और उसका अर्थ भी समझा अपने हिसाब से, अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, बट उसको जज कौन करेगा, उसको सही कौन ठहराएगा, ठीक है। उसको वही सही ठहराएगा जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का विशेषज्ञ हो, एक्सपर्ट हो, ठीक है। तो टीचर की यहाँ पे जो भूमिका होनी चाहिए वो एक एज अ एक्सपर्ट विशेषज्ञ की होनी चाहिए, जो जज करेगा कि व्हाट इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो हियर ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, बच्चे अपनी समझ निर्मित करते हैं। इस दार्शनिक दृष्टिकोण के मद्देनजर सीखना, इन व्यू ऑफ द फिलॉसफी दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग लर्निंग इज व्यूड एज अ, ठीक है। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स प्रोसेस, दूसरा कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, थर्ड करेक्टिव प्रोसेस, फोर्थ असेंबली लाइन प्रोसेस। तो यहाँ पे सेकंड वाला जो ऑप्शन है कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि बच्चे अपनी समझ से जो ज्ञान है ना, समझ निर्मित करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो राइट होगा, क्योंकि वो अपने अर्ली एक्सपीरियंस के हिसाब से समझ को निर्मित करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, टू हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज इट इज इंपॉर्टेंट दैट टीचिंग फोकसेस ऑन, सीखने वाले की ज्ञान निर्माण में मदद के लिए यह जरूरी है कि शिक्षण क्रिया का केंद्र हो। सीखने वालों के कक्ष में सुव्यवस्थित नोट्स लेने पर, दूसरा सीखने वालों के अच्छे अंक प्राप्त करने पर, थर्ड अवधारणा की दक्षता के स्तर पर जानने पर, फोर्थ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर इन द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो सॉरी, हमने 2014 के सारे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को डिस्कस किया है विद आंसर की, और इसकी मैं आंसर की बना करके टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उससे विजिट कीजिए और उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। मोर देन 80 समथिंग स्टूडेंट वहाँ पर हैं, वो डेली टॉपिक से रिलेटेड रीजनिंग हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, इंग्लिश हो, सब पे वो डिस्कशन करते रहते हैं, और जब जब मुझे टाइम मिलता है मैं उसमें PDF वगैरह सेंड करता रहता हूँ डेली बेसिस पे, ठीक है। तो अगर आप भी अपनी सीट को पक्की करना चाहते हैं किसी भी RI कॉलेज में, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और इसी प्रकार के वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना
ना भूलें। ओके, इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।